नमस्कार दोस्तों, यह है ज्ञानधारा चैनल। हम लोग पेपर सॉल्व कर रहे थे आरपीएससी स्कूल लेक्चरर ज्योग्राफी विषय का, जो कि 2013 का था। 2013 के ज्योग्राफी के जो पेपर था उसमें हमने 50 नंबर प्रश्नों तक सॉल्व कर लिया था। आज हम इस वीडियो में 51 नंबर प्रश्न से लेकर आगे के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो जो पहला प्रश्न पूछा गया है कि यदि पृथ्वी की परिभ्रमण गति को 2 गुना कर दिया जाए तो अगला प्रत्यक्ष उच्च ज्वार आने में जितना विलंब होगा वह है। If the speed of Earth rotation is doubled, then the delay in the occurrence of the next direct high tide will be of। ऑप्शन दिए हुए हैं 104 मिनट, 13 मिनट, 52 मिनट या 26 मिनट। तो आपका जो सही उत्तर है वो आपका है 26 मिनट। अगला जो प्रश्न पूछा गया है कि किसने कहा कि भारत विश्व की समस्त प्रकार की जलवायु रखता है। Who had said that India has all types of climates of the world? ऑप्शन दिए हैं कोपेन, मार्सडेन, स्टाम्प या थॉर्नमेट। तो आपका जो सही उत्तर है वो है आपका मार्सडेन। अगला जो प्रश्न पूछा गया है कि फॉकलैंड धारा किस महासागर में चलती है। फॉकलैंड करंट फ्लोज इन विच ऑफ द फॉलोइंग ओशियन। ऑप्शन दिए हुए हैं आपके हिंद महासागर, आर्कटिक महासागर, अटलांटिक महासागर और आपका प्रशांत महासागर। तो आपका जो सही उत्तर है वो आपका है अटलांटिक महासागर। आप बताइए कि फॉकलैंड की धारा ठंडी धारा है कि गर्म धारा है और उसकी दिशा क्या है, उत्तर से दक्षिण है या दक्षिण से उत्तर है। आप मुझे कमेंट बॉक्स में पोस्ट करके बताइएगा। अगला जो प्रश्न है कि भारत किसके साथ सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा रखता है। इंडिया हैज लॉन्गेस्ट इंटरनेशनल बाउंड्री विद। ऑप्शन दिए हुए चाइना, पाकिस्तान, म्यांमार, बांग्लादेश। तो आपका जो सही उत्तर है वो आपका है बांग्लादेश। तो भारत बांग्लादेश के साथ 4096 किलोमीटर के लगभग जो है सीमा रेखा रखता है। चीन, पाकिस्तान, म्यांमार के साथ कितना रखता है वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पोस्ट करिएगा। अगला आपका जो होमवर्क है कि बांग्लादेश भारत के किन किन राज्यों से सीमाएं लगाता है वो भी आप बताइएगा। अगला जो प्रश्न पूछा गया है कि नील नदी का डेल्टा सबसे अच्छा उदाहरण है। द नाइल रिवर डेल्टा इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ। ऑप्शन दिए हुए हैं पंजा डेल्टा, चापाकार डेल्टा, ज्वारनदमुखी डेल्टा, रुंड डेल्टा। मतलब कि वर्डफूड डेल्टा, आर्क्वेट डेल्टा, एस्चुराइन डेल्टा एंड ट्रंकेटेड डेल्टा। तो आपका जो सही उत्तर है वो है आपका चापाकार डेल्टा। 56 नंबर प्रश्न आपसे पूछा गया है कि भू संतुलन साम्यता पुनर्स्थापित करने वाली प्रक्रिया कहलाती है। द प्रोसेस थ्रू विच आइसोस्टैटिक इक्विलिब्रियम रिस्टोर्ड इज कॉल्ड। ऑप्शन दिए हैं भू संतुलन समंजन, आइसोस्टैटिक एडजस्टमेंट, भू संतुलन तुल्यता, आइसोस्टैटिक बैलेंस, भू संतुलन गति, आइसोस्टैटिक मूवमेंट, भू संतुलन दबाव, आइसोस्टैटिक प्रेशर। तो आपका जो सही उत्तर है वो आपका कहलाता है भू संतुलन समंजन। अगला प्रश्न पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा एक अंतर्जात बल नहीं है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए इंडोजेनेटिक फोर्स। ऑप्शन दिए हुए महाद्वीपीय निर्माण क्रिया बल मतलब इपीरियोजेनेटिक फोर्स, दूसरा है पर्वत निर्माणकारी बल मतलब ओरोजेनेटिक फोर्स, तीसरा है अनाच्छादन डिनुडेशन, चौथा है पटल विरूपण या डायस्ट्रोफिक। तो आपका जो सही उत्तर है वो आपका है अनाच्छादन। अगला जो प्रश्न पूछा गया है कि अभिवहन तापीय विलोमता उत्पन्न करने का कारण है। एडवेक्शनल इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर अकर्स ड्यू टू। ऑप्शन दिए हुए हैं आपके कि उष्ण वायुपुंज का शीतल वायुपुंज के ऊपर चढ़ना। तो इसका इंग्लिश वर्जन पढ़िए, वही आपको समझ में आएगा। असेंडिंग ऑफ वार्म एयर मास ओवर द कोल्ड एयर मास। दूसरा है आपका डिसेंडिंग ऑफ कोल्ड एयर, ठंडी वायु का नीचे उतरना। तीसरा है आपका गर्म वायु की संवहनिक गति, कन्वेक्शनल मूवमेंट ऑफ वार्म एयर। और चौथा आपका है वायुमंडलीय विक्षोभ, एटमॉस्फेरिक टर्बुलेंस। तो आपका जो सही उत्तर है वो आपका पहला नंबर है कि आपका जो एडवेक्शनल इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर होता है वो होता है आपका असेंडिंग ऑफ वार्म एयर मास ओवर कोल्ड एयर मास, इसकी वजह से होता है। 59 नंबर प्रश्न आपसे पूछा गया है कि उपोष्ण मंडल में उच्च वायुदाब का क्या कारण है। व्हाट कॉजेज हाई प्रेशर इन सब ट्रॉपिकल जोन्स। ऑप्शन दिए हुए हैं उच्च तापमान हाई टेम्परेचर, दूसरा निम्न तापमान लो टेम्परेचर, तीसरा है वायु का विस्तृत होना एयर डाइवर्जेंस, चौथा है वायु का अवतलन मतलब कि एयर सब्सिडेंस। तो आपका जो सही उत्तर है आपका वायु अवतरण की वजह से हाई प्रेशर है। 60 नंबर प्रश्न आपसे पूछा गया है कि कोपेन की जलवायु वर्गीकरण योजना में CS निर्दिष्ट करता है। द कोपेन्स क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशन स्कीम CS इंडिकेट्स। ऑप्शन दिए हैं भूमध्य सागरीय जलवायु मतलब मेडिटेरियन क्लाइमेट, दूसरा है उष्ण मरुस्थलीय जलवायु हॉट डेजर्ट क्लाइमेट, तीसरा है भूमध्य रेखीय जलवायु इक्वेटोरियल क्लाइमेट, चौथा है
चाइना तुल्य जलवायु या चाइना टाइप क्लाइमेट। तो आपका जो सही उत्तर है वो आपका CS आपका जो है क्या है, भूमध्य सागरीय जलवायु। तो इसी में आप समझ लीजिए कि मीसोथर्म में आता है। तो आप मीसोथर्म कहाँ पे है वो आप देख लीजिएगा, ठीक है। अगला जो आपसे पूछा गया है कि थॉर्नवेट का 1948 में दिया गया जलवायु वर्गीकरण आधारित था। थॉर्नवेट क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशन गिवन इन 1948 वाज बेस्ड ऑन। ऑप्शन दिए हैं तापीय दक्षता के अनुपात पर, थर्मल एफिशिएंसी रेशियो, दूसरा है संभाव्य वाष्पोत्सर्जन पर, पोटेंशियल इवेपोट्रांसपिरेशन पर, तीसरा है औसत तापमान पर, एवरेज टेम्परेचर पर, चौथा है औसत वर्षा पर, एवरेज रेनफॉल पर। तो आपका जो सही उत्तर है वो आपका है संभाव्य वाष्पोत्सर्जन पर, मतलब कि जो थॉर्नवेट का क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशन था जो 1948 में उन्होंने दिया था, वो आपका पोटेंशियल इवेपोट्रांसपिरेशन पे आधारित था। अगला जो प्रश्न पूछा गया है कि क्वाजालीन है, क्वाजालीन इज, ऑप्शन दिए हुए हैं अटलांटिक महासागर में एक वलय भित्ति, एन एटॉल इन अटलांटिक ओशियन, दूसरा है आपका प्रशांत महासागर में वलय भित्ति, एन एटॉल इन पैसिफिक ओशियन, तीसरा है हिंद महासागर में अवरोधक परातटीय भित्ति, ए बैरियर रीफ इन इंडियन ओशियन, तीसरा है चौथा है आपका हिंद महासागर में अनुतटीय भित्ति, ए फ्रिंगिंग रीफ इन ए इंडियन ओशियन। तो आपका जो सही उत्तर है वो आपका है प्रशांत महासागर की एक वलय भित्ति है जिसे क्वाजालीन कहते हैं। अगला जो प्रश्न पूछा गया है आपसे 63 नंबर की, निम्नलिखित में से कौन सा एक जैविक महासागरीय निक्षेप नहीं है। तो आपसे पूछा गया है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑर्गेनिक ओशियानिक डिपोजिट। ऑप्शन दिए हुए हैं क्लोरोपॉड, पेट्रोपॉड, उसके बाद ग्लोविजेना, लाल मृत्तिका और डाइटम, ठीक है। तो आपका जो सही उत्तर है वो आपका है लाल मृत्तिका जो है वो मतलब रेड क्ले, वो एक जैविक महासागरीय निक्षेप नहीं है। 64 नंबर प्रश्न पूछा गया कि महाद्वीपों प्रवाल भित्तियों की उत्पत्ति से संबंधित जो आपका हिमनद नियंत्रण सिद्धांत है उसका प्रतिपादन किसने किया था। द ग्लेशियर कंट्रोल थियरी ऑफ ओरिजिन ऑफ कोरल रीफ्स वाज propounded बाई। ऑप्शन दिए हुए हैं डेली, डार्विन, मरे और डेविस। तो आपका जो सही उत्तर है वो आपका है RA डेली। अगला जो प्रश्न पूछा गया आपसे 65 नंबर, आपसे पूछा गया है कथन दिया हुआ और कारण दिया हुआ है। कथन है कि पछुआ हवाएं दक्षिणी गोलार्ध की अपेक्षा उत्तरी गोलार्ध में अधिक शक्तिशाली होती हैं। तो ये तो उल्टा है, गलत है पूरी तरह से। दूसरा है आपका जो है कि उत्तरी गोलार्ध में दक्षिणी गोलार्ध की तुलना में अधिक स्थलीय क्षेत्र, तो ये आपका सही है। अब इंग्लिश वर्जन हम देख लेते हैं। द वेस्टर्लीज आर स्ट्रॉन्गर इन नदर्न हेमिस्फेयर देन इन द सदर्न हेमिस्फेयर, फुल्ली ये इनकरेक्ट है। दूसरा है नदर्न हेमिस्फेयर हैज मोर लैंड एरिया देन द सदर्न हेमिस्फेयर, तो ये आपका सही है। तो आपका जो सही हो जाएगा ए इज फॉल्स एंड आर इज ट्रू, ठीक है। तो आपका 3 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न पूछा गया है कि फाउंडेशन ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी के लेखक हैं। फाउंडेशन ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी वाज रिटन बाई, तो फाउंडेशन ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी नाम की कोई तो किताब है नहीं। हाँ ये है कि प्रिंसिपल्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी है जो कि आपका ब्लॉस महोदय ने लिखा था, उसका इंग्लिश वर्जन जो ट्रांसलेट हुआ था 1921 में हुआ था। ह्यूमन ज्योग्राफी जो आपके ब्रूंज महोदय ने लिखा था और भी कई लोगों ने लिखा है। तो इस जब फाउंडेशन ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी नाम से जो चारों विकल्प दिए हुए उनमें से तो कोई था नहीं, तो इसी वजह से आरपीएससी ने इस प्रश्न को डिलीट कर दिया था। अब आपको अगर इस प्रश्न को डिलीट कर दिया, इससे भी आपको फायदा लेना है पेपर सॉल्व करने के लिए, तो आपको क्या करना है कि टेलर द्वारा जो भी दिए गए सिद्धांत हैं वो 3-4 जो सिद्धांत, जॉन स्टेटा थ्योरी हो गया, फिर उसके बाद उनका जो है क्या कहते हैं और भी जो सिद्धांत थे, और उनकी जो 3-4 किताबें प्रमुख हैं जैसे ज्योग्राफी ऑफ 20th सेंचुरी, नवनिश्चयवाद से संबंध में उनके जो स्टेटमेंट्स थे वो सब आपको याद कर लेना है। इसी तरह से ब्लास के बारे में आपको कुछ किताबें याद कर लेनी है, ब्रूंस ने क्या स्टेटमेंट दिया था संभववाद के संबंध में, ठीक है, और सौरे ने क्या कहा था वो सब आप याद कर लीजिएगा। अगला जो प्रश्न पूछा गया कि संभववाद शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था। हु हैड फर्स्ट यूज्ड द वर्ड पॉसिबिलिज्म। ऑप्शन दिए हैं फेब्रे, ब्लास, ब्रूंस, कालसावा। तो आपका जो सही उत्तर है वो आपका है फेब्रे। 68 नंबर प्रश्न पूछा गया कि नियतिवाद चिंतन का पहला विचारक था। द फर्स्ट फिलोसफर ऑफ डिटर्मिनिस्टिक थॉट वाज। ऑप्शन दिए हैं थेल्स, स्ट्रैबो, हेक्टेटियस और एरास्टोनीज। तो आपका जो सही उत्तर है वो आपका है स्ट्रैबो। अब आपको क्या करना है कि थेल्स, स्ट्रैबो, हेक्टेटियस को सिक्वेंशियली लगा देना है, शुरू से लेके अंतिम समय तक कौन कौन से जो उनका कालानुक्रम क्या है वो आपको लगा देना है। अगला जो प्रश्न आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट मैच। ऑप्शन दिए हुए एक तरफ बोमेन संभववादी, तो बोमेन संभववादी थे, हम्बोल्ट आपके परिणामवादी थे, डिमांजिया नियतवादी, तो डिमांजिया नियतवादी न होकर के संभववादी ये भी थे, ठीक है, और जी टेलर नवनियतवादी थे ही। तो आपका यही जो है सुमेलित नहीं है। अगला प्रश्न पूछा गया कि म्यांमार में
म्यांमार से बांग्लादेश को प्रव्रजन का प्रमुख कारण है। द फैक्टर कॉजिंग द माइग्रेशन फ्रॉम द म्यांमार टू बांग्लादेश। ऑप्शन दिए हुए रिलीजन मतलब रिलीजियस, दूसरा है जनाधिक्य मतलब ओवर पॉपुलेशन, तीसरा है राजनीतिक मतलब पॉलिटिकल, चौथा है इकोनॉमिक या आर्थिक। तो आपका जो सही उत्तर है वो आपका है इथनिक था, मतलब कि निर्जातीय और धार्मिक था, मतलब कि रिलीजियस एंड इथनिक था। इस प्रश्न में भी जो है डाउट था, इसी वजह से क्या किया गया था, आरपीएससी ने इसको डिलीट कर दिया था। लेकिन अगर आपको लगाना है तो आपको लगाना होगा इथनिक एंड रिलीजियस, आपका लगाना होगा, क्योंकि ये मामला रोहिंग्याओं से जुड़ा हुआ था माइग्रेशन का, तो उसमें आपको देखना है। ठीक है, अगला जो प्रश्न है आपका वो है कि मानव की प्रजातियों के वितरण जोन एंड स्टेटा सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। अभी हमने इसके पहले डिस्कस ही किया था कि जोन एंड स्टेटा थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ह्यूमन रेसेस वाज propounded बाई। ऑप्शन दिए हंटिंगटन, टेलर, सॉबर और ट्रेवर था। तो आपका सही उत्तर है वो आपका है टेलर। अगला जो प्रश्न पूछा गया है कि जनसंख्या स्थानांतरण का कौन सा एक आर्थिक कारण नहीं है, which is not an economic cause of migration of population। ऑप्शन दिए हुए हैं आपके बेरोजगारी मतलब अनएम्प्लॉयमेंट, भू संसाधनों पर अधिक दबाव, हैवी प्रेशर ऑन द लैंड रिसोर्सेज, तीसरा है आर्थिक गरीबी इकोनॉमिक पॉवर्टी, चौथा है जनाधिक्य मतलब ओवर पॉपुलेशन। तो जनसंख्या स्थानांतरण का जो आर्थिक कारण है, अब यहाँ पे ये देखना है आपको, फोकस करना है किस पे, इकोनॉमिक काजेस पे। तो जनाधिक्य जो है क्या है वो इकोनॉमिक कारण नहीं है, जबकि बेरोजगारी, भूमि संसाधनों पर अधिक दबाव और आर्थिक गरीबी ये आपके इकोनॉमिक काजेज हैं माइग्रेशन के। ठीक है, अगला जो प्रश्न पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक मंगोलाइड प्रजाति का है, विच वन इज ऑफ द फॉलोइंग एरिया इज मंगोलाइड रेसेस। ऑप्शन दिए हुए हैं उत्तरी अफ्रीका, नॉर्थ अफ्रीका, दूसरा है प्रशांत महासागरीय द्वीप पैसिफिक आइसलैंड, तीसरा है पूर्वी द्वीप पूर्वी यूरोप मतलब कि आपका ईस्टर्न यूरोप, चौथा है आपका ऑस्ट्रेलिया। तो आपका जो सही उत्तर है वो आपका प्रशांत महासागरीय द्वीप जो कि मंगोलाइड प्रजाति के क्षेत्र है। ठीक है, अगला जो प्रश्न पूछा गया है कि यूरोप के शंकुधार वन कहलाते हैं। द कॉनिफोरस फॉरेस्ट इन यूरोप इज ऑल्सो नोन एज। ऑप्शन दिए सेल्वा, टैगा, वेल्ड, डाउन्स। तो आपका जो सही उत्तर है वो आपका है टैगा। अब आप बताइए कि सेल्वा, वेल्ड और डाउन्स किन किन देशों में पाई जाती हैं शीतोष्णकटिबंधीय घासें। अगला जो प्रश्न पूछा गया है कि जो कृषि प्रदेश विटलेसी ने अलग से वर्गीकृत नहीं किया हुआ है, द एग्रीकल्चरल रीजन नॉट क्लासिफाइड सेपरेटली बाई विटलेसी इज। अब विटलेसी ने 13 कृषि प्रदेशों में बांटा था, तो 1900 कब किया था, 1936 में किया था। तो कौन सा नहीं था जो उन्होंने बांटा था, तो आपके ऑप्शन दिए हुए हैं कि चलवासी पशुचारण प्रदेश, तो ये था शुष्क कृषि प्रदेश, भूमध्य सागरीय कृषि प्रदेश और विशिष्ट बागानी कृषि प्रदेश। तो आपका जो शुष्क प्रदेश था वो नहीं था। तो ऑप्शन क्या था कि नोमैडिक हर्डिंग रीजन, दूसरा है ड्राई फार्मिंग रीजन, तीसरा है मेडिटेरियन एग्रीकल्चर रीजन एंड चौथा है स्पेशलाइज्ड हॉर्टिकल्चर रीजन। तो आपकी जो ड्राई फार्मिंग हो उनका एक पार्ट नहीं था। अगला जो प्रश्न पूछा गया कि जापान विश्व का अग्रणी औद्योगिक राष्ट्र बन गया क्योंकि। इन द वर्ड जापान इज द लीडिंग इंडस्ट्रियल कंट्री बिकॉज। ऑप्शन दिए हैं उनके पास उच्च तकनीक क्षमता थी, वहां औद्योगिक क्रांति का प्रारंभ हुआ, उनके पास जैव ईंधन का बाहुल्य था, उसके पास जो है प्रचुर मात्रा में खनिज संसाधन थे, मतलब इट हैज ए हाई टेक्नोलॉजी कैपेसिटी, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन वाज ऑर्गेनाइज्ड इन जापान, ओरिजिनेटेड इन जापान, तीसरा है इट हैज प्लेंटी ऑफ बायोफ्यूल रिसोर्सेज, उसके बाद इट हैज प्लेंटी ऑफ मिनरल रिसोर्सेज। तो उनके पास क्या था, टेक्नोलॉजी था, इट हैज ए हाई टेक्नोलॉजी कैपेसिटी, इसी वजह से वहां पे इंडस्ट्रियल हब बन गया। अगला प्रश्न पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड। ऑप्शन दिए हुए न्यू इंग्लैंड इंडस्ट्रियल एरिया, तो न्यू इंग्लैंड इंडस्ट्रियल एरिया कहाँ पे है, वो आपका यूएसए में है, सही है। दूसरा है राइन इंडस्ट्रियल एरिया फ्रांस, तो ये फ्रांस गलत है, राइन कहाँ पे है, वो आपका जर्मनी में है। तीसरा है आपका यॉर्कशायर इंडस्ट्रियल एरिया यूनाइटेड किंगडम में, ये सही है आपका। नगोया इंडस्ट्रियल एरिया जो है वो आपका जापान में है। तो आपका राइन ये फ्रांस के साथ नहीं जुड़ा है बल्कि आपका जर्मनी से जुड़ा हुआ है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि मैच करना है फॉलोइंग को। मैच क्या करना है, एक तरफ जो है कुछ आपकी दी हुई हैं जो खाने दी हुई हैं और दूसरी तरफ वो खाने किससे जुड़ी हुई हैं वो आपको बारे में बताना है। ठीक है, तो आपको क्या बताना है, ये सब बताना है। ठीक है, तो आपका चुक्की कमाटा जो है वो किस लिए है, वो आपकी तांबा के लिए है। ठीक है, आपका किरकुक किसके लिए है, खनिज तेल के लिए है। ठीक है, अब उसके बाद आपका जो तीसरा है वो आपका है नसूता। नसूता आपका जो है वो किस लिए है, वो मैग्नीज के लिए है। और माउंट इताबिरा वो आपका लोहे के एस के लिए है। तो आप आसानी से इसको मिला देंगे। अगला जो प्रश्न पूछा गया 79 नंबर कि मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड्स।
एक तरफ आपकी सिटीज दी हुई, दूसरी तरफ किस इंडस्ट्री से जुड़ी हुई है वो दिया हुआ है, मतलब कि नगर दिए हुए हैं और दूसरी तरफ वो नगर किस उद्योग को रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो दिए हुए हैं। ठीक है, अब आपको मालूम होगा कि जो पिट्सबर्ग है वो आपका किस लिए फेमस है, वो लौह इस्पात उद्योग के लिए है। डेट्रॉइट किस लिए प्रसिद्ध है, तो डेट्रॉइट आपका मोटर गाड़ियों के लिए प्रसिद्ध है। ओसाका आपका किसके लिए प्रसिद्ध है, वो आपका जो है किस लिए है, पोत निर्माण के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, ओसाका आपका जो है किसके लिए है, वो आपका जो है नहीं नहीं हाँ, ओसाका आपका जो है वो पोत निर्माण के लिए है, और हैम्बर्ग जो है आपका जो है वस्त्र उद्योग के लिए है। ठीक है, तो आप आसानी से इसको लगा सकते हैं। तो पिट्सबर्ग आपका लौह इस्पात हो गया, डेट्रॉइट आपका मोटर गाड़ियों से हो गया, हैम्बर्ग आपका जो है वस्त्र उद्योग हो गया, ओसाका आपका पोत निर्माण हो गया। तो आप सीक्वेंस से लगा देंगे। अगला जो प्रश्न पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा एक विश्व का कृषि प्रदेश नहीं है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्रीकल्चर रीजन ऑफ द वर्ल्ड। ऑप्शन दिए हुए हैं आपके, व्यापारिक अन्नोत्पादन कृषि प्रदेश, मतलब कि कॉमर्शियल ग्रेन फार्मिंग रीजन। दूसरा है बागाती कृषि प्रदेश, प्लांटेशन एग्रीकल्चर रीजन। तीसरा है सघन निर्वाहक कृषि प्रदेश, इंटेंसिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर रीजन। तीसरा है आपका सिंचित सघन कृषि प्रदेश, इरिगेटेड इंटेंसिव एग्रीकल्चर रीजन। तो आपका जो सही उत्तर है वो आपका है चौथा, सिंचित सघन कृषि प्रदेश या इरिगेटेड इंटेंसिव एग्रीकल्चर रीजन। अगला जो प्रश्न पूछा गया आपसे कि भूगोल एक संश्लेषणात्मक विज्ञान है, यह किसने परिभाषित किया? हु डिफाइंस ज्योग्राफी इज ए साइंस ऑफ सिंथेसिस। ऑप्शन दिए हुए हैं एकरमैन, पीटर हैगेट, डेविड हार्वे और रिचर्ड हार्टसोन। तो आपका जो सही उत्तर है वो आपका है पीटर हैगेट। अब आप पीटर हैगेट के, डेविड हार्वे के और हार्टसोन की दो दो किताबों के नाम आप याद करके मुझे बताइएगा। और एकरमैन ने क्या किया था, एक बहुत महत्वपूर्ण काम किया था, बताइएगा 1970 के आसपास किया था। कौन सा किया था मुझे बताइएगा, क्योंकि ये सब मैं आपको जो यूपी पीजीटी की जो भी परीक्षा के जो पेपर सॉल्व कराए थे 2000 से लेकर 2016 तक के, उनमें हमने पूरा ए टू डेट डिटेल में बताया था। तो वो बार बार रिपीटिशन हो जा रहा है, इसलिए बताना उतना उचित नहीं। जैसे एकरमैन ने क्या किया था, जनसंख्या और संसाधन प्रदेशों का विभाजन किया था। इसी तरह पीटर हैगेट ने मॉडल्स पे काम किया, मॉडल्स इन ज्योग्राफी, सोशियो इकोनॉमिक मॉडल्स इन ज्योग्राफी, इस तरह से बहुत सी किताबें लिखी थी। रिचर्ड हार्टसोन ने नेचर ऑफ ज्योग्राफी, ने द पर्सपेक्टिव नेचर ऑन ज्योग्राफी, इसी तरह से डेविड हार्वे ने एक्सप्लेनेशंस इन ज्योग्राफी, इस तरह से बहुत सी किताबें लिखी थी ना, तो उनको आपको याद कर लीजिएगा। अगला जो प्रश्न पूछा गया है कि कार्ल सावर ने भूगोल की किस शाखा में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया? कार्ल सावर गिवन his important contribution in which branch of geography। ऑप्शन दिए समुद्र विज्ञान, सांस्कृतिक भूगोल, राजनीतिक भूगोल, भूआकृति विज्ञान, मतलब ओशिनोग्राफी, कल्चरल ज्योग्राफी, पॉलिटिकल ज्योग्राफी एंड ज्योमोर्फोलॉजी। तो आपका जो सही उत्तर है वो आपका है सांस्कृतिक भूगोल। अगला जो प्रश्न पूछा गया है 83 नंबर कि कासरमास कितने प्रखंडों में प्रकाशित हुआ? कासरमास नहीं, कॉसमॉस है, तो आपका ये हिंदी में गलत टाइप हुआ है जो पेपर है। दो सो द नंबर ऑफ वॉल्यूम्स इन विच कॉसमॉस वाज पब्लिश्ड इज। ऑप्शन दिए हैं आपके 5, 4, 2, 19। तो आपका जो सही उत्तर है वो आपका है 5। अब आपको यहाँ पे बिल्कुल ध्यान रखना है कि अर्धकुंडी कितने भागों में प्रकाशित हुआ, इसी तरह से ज्योग्राफिया कितने भागों में प्रकाशित हुआ, तो उनको भी आप तुरंत रिवाइज कर डालिए। अगला जो प्रश्न पूछा गया है कि ब्लैक कंट्री के नाम से विख्यात औद्योगिक प्रदेश है, द इंडस्ट्रियल रीजन नोन एज ब्लैक कंट्री इज। ऑप्शन दिए हैं मिडलैंड, शिकागो गैरी, टोक्यो योकोहामा और रूर। तो आपका जो सही उत्तर है वो आपका है मिडलैंड। ठीक है, अब मिडलैंड किस देश में पड़ता है आपको मालूम ही होगा, नहीं मालूम है तो आप बताइए, ट्राई करिए, अगर नहीं मालूम है तो आप मुझे बताइएगा, मैं बता दूंगा। अगला जो प्रश्न पूछा गया कि उच्चता एवं जलवायु के अंतर संबंध स्थापित किया था, मतलब कि द इंटर रिलेशन बिटवीन अल्टीट्यूड एंड क्लाइमेट वाज एस्टेब्लिश्ड बाई। ऑप्शन दिए हैं हार्टसोन, रेडजेल, हमबोल्ट और रिटर। तो आपका जो सही उत्तर है वो आपका है हमबोल्ट। अगला जो प्रश्न पूछा गया है कि एंथ्रोपोजोग्राफी पुस्तक किसने लिखी थी? द बुक एंथ्रोपोजोग्राफी वाज रिटन बाई। ऑप्शन दिए हुए हैं ब्रून्स, ब्लास, एलन सैम्पल, एलन चेसिल सैम्पल एंड रेडजेल। तो आपका जो सही उत्तर है वो आपका है रेडजेल। इनकी जो पुस्तक प्रकाशित हुई थी उसके 2 वॉल्यूम्स थे। एंथ्रोपोजोग्राफी के पहले वाले में जो नियतिवादी है झलक है वो दिखती है, और दूसरे वाले में पूरी तरह से जो नियतिवादी जो उनके विचारधारा थी, क्योंकि नियतिवाद के प्रवर्तक भी माने जाते हैं, तो उसको उन्होंने दिखाने का प्रयास किया। लेकिन जो दूसरा भाग था उसमें कुछ संभववादी बातों को भी उन्होंने प्रकाशित प्रकाशित किया था। तो कौन कौन सी, मतलब वॉल्यूम जो आया था वो एक आपका 1881 82 में आया था और 1891 में दूसरा वॉल्यूम आया था।
फिर 1897 में उन्होंने एक और किताब लिखी थी जिसका नाम था पॉलिटिकल ज्योग्राफी। फिर 1903 में एक किताब लिखी थी। तो इस तरह से जो रेडजल की किताबें हैं उनको भी आपको याद कर लेना है। अगला प्रश्न पूछा गया कि बर्टन का भूगोल के किस नई प्रवृत्ति के विकास में महत्वपूर्ण योगदान रहा है। विच वन ऑफ द रिसेंट ट्रेंड इन ज्योग्राफी इज एन इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूशन ऑफ बर्टन। ऑप्शन दिए हैं रेडिकल ज्योग्राफी मतलब कि रेडिकल भूगोल में, दूसरा है मात्रात्मक भूगोल में तो क्वांटिटेटिव ज्योग्राफी, तीसरा है सामाजिक कल्याण मतलब सोशल वेलबींग में, चौथा है आचरण परक भूगोल में मतलब कि बिहेवियरल ज्योग्राफी में। तो आपका जो सही उत्तर है वो आपका है क्वांटिटेटिव ज्योग्राफी में। अगला प्रश्न पूछा गया है कि वृत्त को सर्वप्रथम किसने 360 डिग्री में विभक्त किया था। हु वाज द फर्स्ट टू डिवाइड द सर्किल इनटू 360 डिग्री। ऑप्शन दिए हुए एनेक्जिमेंडर, हिप्पार्कस, पोसिडोनियस और हेरोडोटस। तो आपका जो सही उत्तर है वो आपका है हिप्पार्कस। अगला जो प्रश्न पूछा गया है कि राज्य भूमि से जुड़ी एक जैविक इकाई है। यह विचार जिस विद्वान का था वह है द स्टेट एज एन ऑर्गेनिज्म attached to the land was the idea of। ऑप्शन दिए हैं रेडजल, सैंपल, हंटिंगटन और ब्लास। तो आपका जो सही उत्तर है वो आपका है रेडजल। अगला जो प्रश्न पूछा गया कि भूदृश्य आकारिकी की संकल्पना दी थी। द कॉन्सेप्ट ऑफ लैंडस्केप मॉर्फोलॉजी वाज गिवन बाय। ऑप्शन दिए हार्ट्सवुड, कार्लसावर, हंटिंगटन और हम्बोल्ट। तो आपका जो सही उत्तर है वो आपका है कार्लसावर। अब आप हंटिंगटन और हम्बोल्ट की दो दो किताबों के नाम बताइए। अगला जो प्रश्न पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड। ऑप्शन दिए हुए हैं आपके कि पार्थिव एकता का सिद्धांत ब्लॉस मतलब कॉन्सेप्ट ऑफ टेरेस्ट्रियल यूनिटी ब्लॉस। तो आपका सही है। दूसरा है नेचर ऑफ ज्योग्राफी हंटिंगटन। तो नेचर ऑफ ज्योग्राफी हार्ट्सवुड ने लिखा था ना कि हंटिंगटन ने। तीसरा है आपका ट्रेटीज ऑफ हेवन आपका अरस्तु ने किया था। और सांस्कृतिक भूगोल सावर। तो आपका सही है। अगला जो प्रश्न पूछा गया है आपका कि बॉब बोल्डर्स किस युग से संबंधित है। बॉब बोल्डर्स इज रिलेटेड विद वन ऑफ द फॉलोइंग पीरियड। ऑप्शन दिए प्री कैम्ब्रियन, पर्मियन, कार्बोनिफेरस एंड उसके बाद क्रिटेशियस एंड इयोसीन। तो बॉब बोल्डर इज एसोसिएटेड विद पर्मियन एंड कार्बोनिफेरस। अगला जो प्रश्न पूछा गया है 93 नंबर, आपसे पूछा गया कि सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा दिए गए कोड की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2 एंड सेलेक्ट द आंसर गिविंग यूजिंग द कोड बिलो। ठीक है, एक तरफ जो है आपकी अरावली की पीक्स दी हुई हैं और दूसरी तरफ उनकी हाइट दी हुई है। ये सभी अरावली पीक्स जो है आपकी कहाँ की हैं, वो राजस्थान से जुड़ी हुई। तो अरावली में जैसे अचलगढ़ है तो अचलगढ़ की जो ऊंचाई है मीटर में वो कितनी है, तो अचलगढ़ की जो ऊंचाई है वो आपकी 1380 मीटर है। इसी तरह से आपकी जो नाग पहाड़ है उसकी जो ऊंचाई जो है वो है आपकी 867। इसी तरह से खौ की जो ऊंचाई है वो आपकी 920 है और जयगढ़ की जो ऊंचाई है वो आपकी 648 मीटर। तो आपका जो 3 नंबर आंसर है वो आपका सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न पूछा गया कि वर्टिसॉल्स राजस्थान के किन जिलों में पाई जाती है। इन विच डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ राजस्थान वर्टिसॉल्स इज फाउंड। ऑप्शन दिए हैं झालावाड़, बारा, जयपुर, दौसा, नागौर और पाली, गंगानगर, हनुमानगढ़। तो आपका जो सही उत्तर है वो आपका है पहला नंबर झालावाड़, बारा। अगला जो प्रश्न पूछा गया है कि आकल वुड फॉसिल पार्क किस जिले में स्थित है। आकल वुड फॉसिल पार्क इज सिचुएटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट। ऑप्शन दिए हुए जैसलमेर, जोधपुर, पाली, जालौर। तो आपका जो सही उत्तर है वो आपका है जैसलमेर। अगला जो प्रश्न पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा जिला राजस्थान में मैंगनीज उत्पादक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट्स प्रोड्यूसेस मैंगनीज इन राजस्थान। ऑप्शन दिए हैं जोधपुर, बांसवाड़ा, सिरोही, राजसमंद। तो आपका जो सही उत्तर है वो आपका है बांसवाड़ा। अगला जो प्रश्न पूछा गया 97 नंबर कि किन कौन सा राजस्थान स्थित कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना व पूर्व पश्चिम कॉरिडोर दोनों का हिस्सा है। ठीक है, मतलब कि इन राजस्थान विच नेशनल हाईवे इज ए पार्ट ऑफ बोथ नॉर्थ ईस्ट कॉरिडोर एंड गोल्डन क्वाड्रेंट प्रोजेक्ट। ऑप्शन दिए हुए NH8, NH14, NH76, NH79। तो जो आपका सही उत्तर है वो आपका है NH76। अगला जो प्रश्न पूछा गया है कि कौन सा एक सुमेलित नहीं है। विच वन इज नॉट करेक्टली मैच्ड। ऑप्शन दिए हैं भोपाल सागर चीनी के लिए प्रसिद्ध है, या दाकन कोटदा आपका रॉक फॉस्फेट के लिए, लखेरी सीमेंट के लिए और जयपुर मेटल्स आपका बिजली के तार के लिए। तो जो सुमेलित नहीं है वो आपका है कि जयपुर मेटल्स बिजली तार के लिए प्रसिद्ध नहीं है, मतलब जुड़ा हुआ नहीं है। अगला जो प्रश्न पूछा गया कि अरावली और विंध्यन के मिलन स्थल का भ्रंश कहलाता है। द फॉल्ट एट which the Aravalli and Vindhyan range are joined
इज कॉल्ड? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ऑप्शन दिए हुए हैं आपके, कौन कौन से दिए कि महान सीमा भ्रंश मतलब कि ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट, दूसरा है मुख्य सीमा भ्रंश मतलब मेन बाउंड्री फॉल्ट, मुख्य मध्यवर्ती भ्रंश मतलब कि मेन सेंट्रल फॉल्ट, तीसरा है दिल्ली फॉल्ट या आपका दिल्ली भ्रंश। तो आपका जो सही उत्तर है वो आपका है महान सीमा भ्रंश। अब आप मुझे बताइए कि जो ट्रांस हिमालय है और महान हिमालय को डिवाइड करने वाली जो रेखा है वो क्या कहलाती है? इसी तरह से महान हिमालय और मध्य हिमालय के बीच में जो रेखा है जो डिवाइड करती है दोनों को, वो उसको क्या कहते हैं? तीसरा है आपका कि मध्य हिमालय और शिवालिक के बीच में कौन सी है, और शिवालिक और गंगा के प्लेन में कौन सी है? ये आप चारों के नाम मुझे बताइएगा। और पांचवा हमने आपको बता दिया कि अरावली और विंध्य को अलग करने वाले को क्या कहते हैं? महान सीमा भ्रंश या ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट कहते हैं। अंतिम प्रश्न इस वीडियो का यह है, आपसे पूछा गया है कि राज्य का पहला स्पाइस पार्क कहाँ स्थित है? द फर्स्ट स्पाइस पार्क ऑफ द स्टेट एस्टेब्लिश्ड एट, ऑप्शन दिए हैं कोटा, रामगंज, मंडी, जयपुर, जोधपुर, उदयपुर। तो आपका जो सही उत्तर है वो आपका है जोधपुर। अगला प्रश्न मैं आपके सामने रख देता हूँ, आप सोचिएगा और उस पर विचार कीजिएगा कि राजस्थान में कौन से जिले 2011 में 100 से कम जनसंख्या घनत्व वाले हैं? ऑप्शन दिए हुए हैं आपके सामने, आप सही उत्तर का चयन करके आप बताइएगा। उसके बाद अगले वीडियो में तो मैं आपको बताऊंगा जो शेष 50 प्रश्न बचे हुए हैं, 101 नंबर प्रश्न से लेकर 150 नंबर प्रश्न तक, उनको मैं आपको बताऊंगा। तो उम्मीद है कि जो आपको ये वीडियो तैयार किया गया, आपको बताया गया, आपके जो भी आगामी परीक्षाएं आने वाली उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण होंगे। आप सीरियसली लग जाइए, सच बोलते हैं कि आपको जल्द ही सफलता मिल जाएगी। बस आपको सीरियसली और कंटिन्यूटी बनाते हुए आपको पढ़ाई कंटिन्यू रखना है, ठीक है? तो जितना भी मेरा प्रयास है, जितना समय मिल पा रहा है, मैं आपको वीडियोस अपलोड कर दे रहा हूँ। चीज़ें जहाँ तक समझाना है वो समझा दे रहा हूँ। बहुत कुछ समझाना संभव नहीं क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा हो जाता है। तो उम्मीद है ये वीडियो से आपको लाभ मिलेगा। तो आप लग जाइए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, और जो भी आपके दोस्त हैं, जो भी स्टूडेंट्स हैं, जो भी कुछ हैं जो ज्योग्राफी विषय से तैयारी कर रहे हैं किसी भी टीचिंग पोस्ट के लिए या फिर रिसर्च के लिए या यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए, उनको आप जोड़िए इससे, जिससे कि उनको भी इन वीडियोस का फ़ायदा मिल सके। धन्यवाद।